तो आज हम अधिगम का पहला चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। इसमें देखो पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि पहला सीखने की विशेषता क्या है। तो देखो सीखने की विशेषता हमारा क्या बताता है। अब पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सार्वभौमिकता, और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, निरंतरता। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, ए और बी दोनों। तो देखो सीखने की विशेषता क्या है, अर्थात सीखना कैसा चलता है। तो सीखने में सार्वभौमिकता पाई जाती है, यानी सीखना सभी व्यक्तियों में है, सभी व्यक्ति सीख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, निरंतरता। तो सीखना क्या है, अधिगम हमारा निरंतरता भी चलता कि नहीं चलता। अधिगम हमेशा सीखता रहता है व्यक्ति कोई ना कोई, तो ये हमारी निरंतरता के अनुसार ही चलता रहेगा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, ए और बी दोनों। और लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया हमारा, कोई नहीं। तो सीखने की विशेषता में क्या आंसर आ जाएगा हमारा, राइट आंसर ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बताया है। नेक्स्ट परिभाषा, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है, यह कथन किसका है। तो देखो ये नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन यानी ग्रहण करने की प्रक्रिया हमारा अधिगम है, यह कथन किसने दिया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा थॉर्नडाइक, सेकंड ऑप्शन हमारा वुडवर्थ, और थर्ड ऑप्शन हमारा रॉबर्ट गैने, लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, स्किनर। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो हमें बिल्कुल याद ही करना है, क्योंकि जो कथन होते हैं हमारे वो हमें याद ही करने पड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, वुडवर्थ। ये राइट आंसर है हमारा वुडवर्थ। ये वुडवर्थ का ही कथन है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ठीक है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा हमारा कौन सा, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देरी से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा उसे डांटेंगे, सेकंड ऑप्शन हमारा प्रधानाचार्य को बताएंगे, और थर्ड ऑप्शन क्या है, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, और लास्ट ऑप्शन बच्चे से बातचीत करके कारण जानेंगे। तो देखो ऐसा तो होगा नहीं कि पहला ऑप्शन डांटेंगे, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार किसी भी बच्चे को डांटना मना है, अर्थात वर्जित। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। अब शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है, और बालक का मुख्य कौन होता है, शिक्षक होता है, तो प्रधानाचार्य का तो कोई संपर्क नहीं रहेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, तो माता पिता से कोई रीजन नहीं रहेगा, सीधे बच्चे से बातचीत करके कारण जानेंगे कि क्यों आप हमेशा देर से आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण होगा। तो पहला क्षैतिज अधिगम अंतरण का। देखो अधिगम के अंतरण को अधिगम का स्थानांतरण भी कहा जाता है। तो जब एक बालक साइकिल चलाना जानता है, उसके बाद मोटर चलाना सीख रहा है, मोटरसाइकिल, तो ये अधिगम का कौन सा अंतरण हो जाएगा। तो पहला है क्षैतिज अधिगम अंतरण, दूसरा हमारा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, और लास्ट तीसरा ऑप्शन हमारा द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का। लास्ट ऑप्शन कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी अंतरण अधिगम हुआ था। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या आ गया है, अधिगम की विशेषताएं क्या बताया है। इससे रिलेटेड कुछ अधिगम की जो विशेषताएं हैं, तो अधिगम की थोड़ी विशेषताएं आज अपन जानते हैं। इसमें क्या दिया गया है, तो फैसला क्या दिया गया है, अधिगम जीवन पर्यंत होता है। तो बिल्कुल सही बात है, अधिगम जीवन पर्यंत होता है, अधिगम जीवन पर्यंत होता है, तो ये भी हमारा सही है। अधिगम निरंतर व सतत होता है, अर्थात अधिगम लगातार होता है। फिर देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है, अधिगम सार्वभौमिक है, अर्थात यूनिवर्सल। तो अधिगम बिल्कुल सार्वभौमिक है, अधिगम सब में होता है, सब व्यक्ति सीख सकते हैं, प्रत्येक इंसान सीख सकता है। नेक्स्ट क्या दिया गया, सीखना या अधिगम परिवर्तनशील है, बिल्कुल परिवर्तनशील है। यदि हम आप नया अधिगम करते हैं तो कुछ डेली के डेली नया परिवर्तनशील बन सकते हैं।
नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, अधिगम रचनात्मक होता है। बिल्कुल अधिगम रचनात्मक होता है, क्योंकि अधिगम से ही क्रिएटिविटी होती है। सृजनात्मक बालक किससे बनता है, अधिगम से बनता है। नेक्स्ट दिया गया है अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। बिल्कुल होता है अधिगम उद्देश्यपूर्ण। तो ये हमारा क्या रहेगा, अधिगम की विशेषताएं। फिर क्या दिया गया है, अधिगम वातावरण एवं क्रियाशील की उपज है। बिल्कुल अधिगम वातावरण एवं क्रियाशील की उपज है। इसका तात्पर्य है कि अधिगम वातावरण में उत्पन्न होता है, जैसा वातावरण मिलेगा वैसे बालक अधिगम पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अधिगम समायोजन में सहायक है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अधिगम एडजस्टमेंट में भी सहायक होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है, ये भी सही है। देखो ये अधिगम की परिभाषा है। गिलफोर्ड के अनुसार केवल इसमें एक परिभाषा मुख्य है हमारी, गिलफोर्ड के अनुसार, कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा है, तो ये हमारे गिलफोर्ड महोदय ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। और फर्स्ट पे हमारी क्या दी गई है, वुडवर्थ के अनुसार, कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये वाला क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव बेस में भी हम समझ चुके हैं इसको। नेक्स्ट देखो गेट्स के अनुसार, ये कई पेपर में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी थर्ड डेफिनेशन क्या है गेट्स के अनुसार, कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। देखो इसमें थोड़ा एक मिस्टेक है कि ऐसा आता है जो पेपर में आता है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। इसमें स्थायी वर्ड नहीं ऐड किया गया, वो आपको समझना है कि इसमें क्या दिया गया है, कि व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। क्योंकि जब तक स्थायी नहीं है परिवर्तन, तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। फिर देखो नेक्स्ट हमारी क्रो एवं क्रो के अनुसार परिभाषा, आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो आदत ज्ञान और अभिवृत्ति तीनों को ऐड किसने किया है, क्रो एवं क्रो, अर्थात कौआ एंड कौआ। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, मर्फी के अनुसार, मर्फी ने क्या बताया है हमारा, तो मर्फी ने ये बताया है कि सीखने के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिवर्तन सम्मिलित हैं। फिर देखो हमारे स्किनर महोदय, स्किनर महोदय ये वही हैं जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन अर्थात निमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ये भी काफ़ी पॉपुलर हमारी डेफिनेशन है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जब उत्तरोत्तर बढ़ाएगा तो समझना किसकी डेफिनेशन है, ये यूरस फ्रेडरिक स्किनर की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी किसकी है, क्रोनबेक के अनुसार। तो क्रोनबेक महोदय क्या कहते हैं, अब ये देखो क्रोनबेक महोदय ने बताया है कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। कि सीखना अनुभव के द्वारा परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। ये हमारे क्रोनबेक की परिभाषा है। वैसे ये परिभाषा नहीं आ सकती पेपर में, ना कभी अभी तक आई है, और आगे आएगी तो ये कंफर्म भी नहीं है कि आ सकती है। ऐसा आ भी सकती है और नहीं भी, लेकिन जो ऊपर पढ़ाई है आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो काल्विन के अनुसार, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट कुछ देखिए, अब हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आ रहा है फैक्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण अभी तक का जो बाल विकास में काफ़ी इम्पोर्टेंट, रॉबर्ट गेने का अधिगम का सोपान। तो इसी सिद्धांत को कहा जाता है रॉबर्ट गेने का अष्टपदीय सिद्धांत, और इसी को कहा जाता है रॉबर्ट गेने का अधिगम सोपानकी का सिद्धांत। क्या कहा जाता है, रॉबर्ट गेने का अधिगम का सोपानकी का सिद्धांत। तो रॉबर्ट गेने ने यह सिद्धांत कब प्रतिपादित किया, तो जब इनकी पुस्तक आती है द कंडीशन